नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आज 7वें पार्ट में मगध का उत्कर्ष, प्राचीन राजवंशों का क्रम जैसे मौर्य, पूर्व नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश पहले पढ़ेंगे। इसके बाद इन वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश, कुषाण वंश के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मगध का उत्कर्ष, प्राचीन राजवंशों का क्रम, मौर्य पूर्व, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश, कुषाण वंश। कुषाण के बाद संगम काल आता है, हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। 3 शासक, बिंबसार, संस्थापक, अजातशत्रु, उदयन। इसे पृथ्वीहंता वंश कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। पृथ्वीहंता वंश, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार का वध किया। वहीं वह स्वयं अपने पुत्र उदयन के हाथों मारा गया, इसलिए इसे पृथ्वीहंता वंश कहते थे। पुराणों के अनुसार बिंबसार ने 28 वर्षों तक शासन किया। बिंबसार का विवाह राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से हुआ। बिंबसार ने मगध की राजधानी गिरिव्रज को बदलकर राजगृह बना दिया। बिंबसार ने अंग प्रांत को जीत लिया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अजातशत्रु का विवाह चेलन्ना से हुआ और काशी ग्राम दहेज में मिला। चेलन्ना राजकुमारी वजिरा कौशल नरेश की पुत्री थी। उदयन ने अजातशत्रु का वध कर राजगद्दी प्राप्त किया। गंगा व सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। वह मगध की राजधानी बना दी। अब नागवंश 412 से 344 बीसी। नागवंश भी मगध में ही हुआ। नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शासक बनने से पहले शिशुनाग मगध में अमात्य, मंत्री या पदाधिकारी हुआ करता था। अवंती का विलय मगध में शिशुनाग ने अवंती वर्धन को पराजित कर किया। नागवंश की राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग ने वैशाली को मगध की नई राजधानी बना दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कालाशोक को
काकवर्ण माना जाता है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी नई राजधानी बना ली। नंदिवर्धन नागवंश का अंतिम शासक था। नंदवंश 344 से 323 बीसी। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में महापद्म नंद को शुद्ध बताया गया है। सबसे बड़ी सेना रखने का श्रेय महापद्म नंद को जाता है। महापद्म नंद ने पांचवा काशी, इच्छाक, मिथिला आदि वंशों को जीतकर मगध में मिला लिया। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। महापद्म नंद को एकराट कहा जाता था। घनानंद को अंतिम शासक माना गया। मौर्य वंश 323 बीसी से 185 बीसी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। दीप वंश एवं महावंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल व कुलहीन कहा गया। जैन साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स या सेंड्रोकोर्स कहा गया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सेंड्रोकोर्स को पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। जस्टिन मानता है कि संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। एपिनायस मानता है कि सेल्यूकस ने काबुल, कांधार, मकरान व मेवात चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री ऐथना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। मेघस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। मेघस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य पहला अखिल भारतीय सम्राट बना। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला जाकर संत लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अंतिम समय में वह जैन भिक्षु बन गया था। भद्रबाह की अनुयायी बना। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र वैश्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उस समय गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तमिल ग्रंथ अहनानुर से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना। डायमेकस और डायनोसिस विदेशी थे।
और बिंदुसार के समय भारत आए। डायनोसिस मित्र के सम्राट फिलडेल्फस द्वितीय या तुर्मै द्वारा भेजा गया था। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस द्वारा भेजा गया। डायमेकस, एंटियोकस, डायनोसिस, फिलाडेल्फस। चाणक्य के अन्य नाम। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक प्रशासनिक व्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई है। बिंदुसार, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रकेट्स, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के दो पुत्र हुए, सुमन और अशोक। सुमन के अन्य नाम सुशर्मा या सुसीम। सुमन का एक पुत्र हुआ निग्रोध और अशोक के 4 पुत्र, एक पुत्री। 4 पुत्र इस तरह थे: महेंद्र, कुणाल, तीवर, जालोक और पुत्री संघमित्र। कुणाल नामक पुत्र जो है अशोक का, वो अंधा था और संघमित्र जो है पुत्री थी। अशोक के 4 पुत्र और एक पुत्री में कुणाल नामक पुत्र अंधा था। बिंदुसार के समय की सबसे बड़ी घटना तक्षशिला में हुई विद्रोह माने जाते हैं, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमन को भेजा, परंतु वह असफल रहा। अंत में अशोक ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उस समय विद्रोह के समय अशोक अवंती का राज्याध्यक्ष था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व एक दार्शनिक भेजने की मांग की। दिव्यावदान बौद्ध धर्म की एक किताब थी। तो मौर्य वंश 323 बीसी से 185 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार और इसके बाद अशोक। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सिंहल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। अपने आरंभिक समय में अशोक अवंती का शासक बना। अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इनका उल्लेख देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी के नाम से मिलता है। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का उल्लेख अशोक नाम से किया गया। मास्की कर्नाटक में है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक कहा गया। सम्राट अशोक के शिलालेखों का पता सबसे पहले पादरी टिफिन थेलर ने 1750 में लगाया था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रीसेप को मिली। अशोक के शिलालेख नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत सहित कुल 47 जगहों पर मिला। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख तीनों को मिलाकर 47 जगहों से मिला। सम्राट अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए। सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खराष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि में लिखे गए। शिलालेख लिखवाने की प्रथा
अशोक ने डेरियस वन दास प्रथा से सीखी थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग को जीतकर तोसली को उसकी राजधानी बना दी। कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपने पैतृक शैव धर्म को त्याग कर बौद्ध बन गए। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उपगुप्त मोगिल पुत्र तिस्त ने अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित किया। अशोक के दूसरे व 7वें शिलालेख में धम्म बौद्ध धर्म की व्याख्या की गई। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्य की नियुक्त की। अशोक का त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ अशोक की तीर्थयात्राओं का क्रम गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। अशोक के तीसरे व 7वें शिलालेख में 3 नए पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। अंत्योक सीरिया, तुरमय मिस्र, एनिकीनी, मदनिया मेसोडोनिया, मकमास साइरीन, अलिक सुंदर, एपीनायस। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की और भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इसका उल्लेख रुमीन देई लघु स्तंभ से मिलता है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष नेपाल की यात्रा की। नेपाल में निगलीना स्थित बौद्ध मूर्ति को दुगनी करवा दिया। कनक मुनि गौतम बुद्ध के स्तूप को। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंघल द्वीप श्रीलंका भेजा। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा शिलालेख व मेरठ शिलालेख को दिल्ली मंगवा दिया था। टोपरा जिला अंबाला हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर ने अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को इलाहाबाद मंगवाया था। इसी स्तंभ लेख में अशोक ने पत्नी रुवाकी का उल्लेख मिलता है। इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। इसमें समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है तथा जहांगीर व बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया गीत। अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख। पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दिल्ली। दूसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली। तीसरा कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद। चौथा लौरिया अरराज स्तंभ लेख चंपारण बिहार। पांचवा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार। छठा रामपुर स्तंभ लेख दिल्ली। सातवां संकीसा स्तंभ लेख कन्नौज उत्तर प्रदेश। सभी स्तंभ लेखों में लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सर्वाधिक सुरक्षित है। संकीसा स्तंभ लेख
एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसके शीर्ष पर हाथी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। लौरिया अरराज स्तंभ लेख के शीर्ष पर नटुआ बैल बना है। सातों सभी अशोक स्तंभ लेख चुनार के पत्थर से निर्मित है जिन पर चमकदार पालिश की गई है। अशोक का प्रथम पृथक शिलालेख सभी प्रजा मेरी संतान है। सारनाथ स्तंभ और सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित है। सारनाथ स्तंभ को ही भारत सरकार ने राजचिह्न के रूप में स्वीकार किया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बराबर की पहाड़ियां बिहार में सुदामा की गुफा व विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियां आजीवकों को दान में दे दी। अशोक ने 7 स्तंभ लेख, शिलालेख 14, गुहालेख 3। गुहालेख जो लेख अशोक ने गुफाओं में लिखवाए उन्हें गुहालेख कहा गया। इनकी कुल संख्या 3 है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में एक नगर की स्थापना की जिसे देवपत्तन के नाम से जाना जाता है। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में बुद्ध, धम्म एवं संघ में आस्था व्यक्त की। मौर्यकालीन प्रशासन तीर्थ। मौर्य काल में मंत्र परिषद को तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों का उल्लेख है। 18 तीर्थ। पहला महामात्य, पुरोहित, प्रधानमंत्री, धर्माधिकारी। दूसरा समाहर्ता, राजस्व। तीसरा सन्निधात्र, कोषाध्यक्ष, आय व्यय का लेखा जोखा। चौथा सेनापति, सेना प्रमुख। पांचवा प्रदेष्टा, फौजदारी, न्यायाधीश। छठवां व्यवहारिक, दीवानी, न्यायाधीश। सातवां दंडपाल, सैन्य सामग्री जुटाने वाला। आठवां अंतपाल, सैन्य टुकड़ियों की देखभाल करने वाला। नौवां कर्मांतिक उद्योग मंत्री। 10वां दुर्गपाल, दुर्ग की रक्षा करने वाला। 11वां पौर, नगर प्रमुख। 12वां प्रशासता, दस्तावेजों का संरक्षक। 13वां दैवारिक, राजप्रसादों का संरक्षक। 14वां आंतवर्षिक, राजा का निजी संरक्षक। 15वां आटविक, वन प्रमुख। 16वां गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का संरक्षक। 17वां शीताध्यक्ष, कर आदि का संग्रहक। 18वां लक्षजाध्यक्ष, टकसाल प्रमुख। अशोक के 14 शिलालेख। शिलालेख उपबंध। पहला प्रथम शिलालेख पशु बलि निषेध। दूसरा शिलालेख चोल, चेर, पांड आदि का उल्लेख। तीसरा शिलालेख धन का अल्प व्यय, संयम का निवेदन। चौथा शिलालेख धम्म को अशोक द्वारा अपनाया गया इसका उल्लेख। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्य की चर्चा, दासों व स्वामियों के बीच संबंध पर चर्चा। छठा शिलालेख प्रजा सुख की बात। सातवां शिलालेख धम्म का उल्लेख, बोधगया की यात्रा का उल्लेख। आठवां शिलालेख अन्य संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की बात।
9वां शिलालेख समाज की बुराइयों पर चर्चा। 10वां शिलालेख पाखंड पर भत्सरना, प्रजा को धम्म स्वीकार करने की आज्ञा। 11वां शिलालेख धम्म की विस्तृत व्याख्या। 12वां शिलालेख धम्म महामात्य ब्रजभूमिक महामात्य का उल्लेख। 13वां शिलालेख कलिंग विजय का उल्लेख। 14वां शिलालेख अशोक के अभिलेख लिखवाने का वर्णन। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रित था। शासन राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। राजा सर्वोच्च, पैतृक निरंकुशता वाला राजतंत्र। शासन सप्तांग प्रणाली पर आधारित था। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। मौर्य प्रशासन में पाप के लिए आसीनो शब्द का प्रयोग किया गया। जनपदों का संगठन एक विशेष पद्धति से होता था। खारवटिका 100 ग्राम का मुखिया, द्रोणमुख 400 ग्राम का मुखिया, स्थानिक 800 ग्राम का मुखिया। मौर्य प्रशासन में जनपद का सर्वोच्च पदाधिकारी प्रदेष्टा कहलाता था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का मुखिया ग्रामणी। कर भुगतान करने के हिसाब से गांवों को 4 भागों में बांटा गया। ग्रामाग्र, परिहारक, आयुधेय, सामान्य। ग्रामाग्र इस श्रेणी में ऐसे गांव रखे गए जिन पर राज्य कर के सामान्य नियम लागू होते हैं। परिहारक इसमें ऐसे गांव आते हैं जो राजकर से सर्वथा मुक्त होते थे। आयुधीय ऐसे गांव जो युद्ध में जीते थे। सामान्य गांव को वन, पशु, फसल आदि से कर का भुगतान करते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष का मतलब रहस्य को जानने वाला। गुप्तचर विभाग 2 भागों में बटा था। संस्था, संचार। संस्था जो एक स्थान पर रहकर कार्य करते, संचार जो गतिशील होते। भूमिकर मौर्य प्रशासन में कर की दर 1/6 था। सीता राज्य के अधीन भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। मौर्यकालीन कर भाग। मौर्यकालीन कर कृषकों से प्राप्त कर। बल सामान्य कर के अतिरिक्त उपकर। प्रणय आपातकालीन कर। पिंड कर गांव से लिया जाने वाला सामूहिक कर। अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षीन कहा गया। परिषद को सचिवालय कहा गया। युक्तक कर वसूलने वाला अधिकारी, राजस्व अधिकारी। रज्जुक राजस्व व न्यायिक दोनों कार्य करने वाले अधिकारी। मौर्य प्रशासन की रीढ़ रज्जुक को कहते हैं। प्रादेशिक जनपद का कार्यभार देखने वाला। मेघस्थनीज ने इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है। मेघस्थनीज ने इंडिका में माना कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है अशोक के बारे में या अन्य के बारे में। अशोक के समय स्वानचांग नामक चीनी यात्री भारत आया। कल्हड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अशोक प्रारंभिक समय में ब्राह्मण धर्म को मानता था और
प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को खिलाता था। कल्हड़ की राजत रंगड़ी में कश्मीर का वंशी इतिहास का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला, उज्जैनी, काशी ये तीनों मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जनसाधारण की भाषा पाली, शिक्षित वर्ग की भाषा संस्कृत। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर, व्यापार कर। ब्राह्मण, बच्चे, विकलांग ये कर मुक्त थे। सर्वोच्च न्यायाधीश, सम्राट। न्यायालय दो प्रकार के थे, कट्टक शोधक, फौजदारी, धर्मस्थीय, दीवानी। त्रिपिटक के अनुसार मौर्यकालीन में 4 प्रकार के दास थे। चाणक्य के अनुसार मौर्य काल में 9 प्रकार के दास थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। बंग प्रांत बंगाल मलमल रेशम के लिए प्रसिद्ध था। 3 मौर्यकालीन बंदरगाह, भड़ौचा गुजरात पश्चिमी तट के बंदरगाह, सोपारा महाराष्ट्र पश्चिम तट के बंदरगाह, तामलिप्ति पश्चिम बंगाल पूर्वी तट का बंदरगाह। मौर्यकालीन मुद्राएं, पण चांदी का सिक्का, कारसापण चांदी का सिक्का, धरण चांदी का सिक्का, सुवर्ण सोने का सिक्का, कांकड़ी तांबे का छोटा सिक्का। मौर्य वंश का राज चिन्ह मयूर था। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। हम पार्ट 7वां पढ़ रहे थे। इसमें हमने काफी अध्ययन किया। हर्यक वंश, नंद वंश, महापद्म वंश, नागवंश और मौर्य वंश, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 7वें पार्ट में हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 8वें पार्ट में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश और कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुंग वंश 185 BC। पुष्यमित्र शुंग मौर्य प्रशासन में सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की राजधानी विदिशा, मध्य प्रदेश। पाणिनि की अष्टाध्यायी 8 अध्याय 4000 श्लोक संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। भारत पर यवन आक्रमण शुंग वंश की महानतम घटना मानी जाती है। यवनों को पराजित कर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पतंजलि, पाणिनि, मनु ये तीनों पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान थे। पतंजल महाभारत पुस्तक, पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, मनुस्मृति कानून पर लिखी गई पहली पुस्तक। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। वह उनका उत्तराधिकारी बना। अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में किया है। मालविका प्लस अग्निमित्र। मालविका माने गणिका पुत्री। पुराणों में 10 शुंग शासकों का उल्लेख मिलता है। कर्ण वंश
75 बीसी से 30 बीसी। स्थापक वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। वसुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। अंतिम शासक सुशर्मा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश 60 बीसी से 250 ईसा पूर्व। विवादित है यह डेट भी। आंध्र जातीय वंश। संस्थापक सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठानपुरम। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम। अंग प्रांत की राजकुमारी नगनिका। नायनिका। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ना शुरू किया। सातकर्णी प्रथम में 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 2 राजसूय यज्ञ करवाए। सातकर्णी प्रथम में अश्व आकृति वाले रजत चांदी के सिक्के चलवाए। सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम उत्कीर्ण है। सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सातकर्णी प्रथम। नासिक शिलालेख का संबंध सातकर्णी प्रथम से है। इसे सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी पुलभामी द्वितीय के समय स्थापित करवाया गया था। नासिक शिलालेख में ही पुलभामी द्वितीय को शक, यवन व पल्लवी का विनाशक कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलभामी सातकर्णी प्रथम का उत्तराधिकारी बना। सातवाहन वंश का एकमात्र शासक जिसका उल्लेख अमरावती स्तूप में किया गया है। 2 पतवार वाले जहाज का चित्रांकन पुलभामी के सिक्कों पर मिलता है। यज्ञ श्री सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलभामी का उत्तराधिकारी बना। सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक। सातवाहनों ने सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर शंख, मछली व जहाज अंकित मिलता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक या प्राकृत। सातवाहनों के समय का मुख्य बंदरगाह भड़ौच। चेदी वंश महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। यह वंश कलिंग में था। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग राज खारवेल चेदी वंश का महानतम शासक था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित था। शक वंश। शक मध्य एशिया से भारत आए और उत्तर पश्चिम भारत में बस गए। मुख्यतः शक ईरान से आए थे। सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ करने वाला सम्राट वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त 2 अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ। प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ। शक शासकों ने क्षत्रप व महाक्षत्रप की उपाधियां धारण की। शक वंश 2 कुलों में बटा था। पहला छहरात वंश महाराष्ट्र, दूसरा कादर्मक वंश सौराष्ट्र मालवा। छहरात वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक नहपान। कादर्मक वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक रुद्रदामन। गौतम पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया था।
शकों की राजधानी उज्जैन। रुद्रदामन कादर्मक वंश का सर्वाधिक प्रभावी शासक रुद्रदामन था। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति पुष्यमित्र वैश्य, संबंधित सम्राट रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, चक्रपालित। अशोक तुषास्य अशोक का सेनापति था। कुषाण वंश कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसस। चीन के इतिहास से कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुजल कडफिसस के मात्र तांबे के सिक्के मिलते हैं, जिस पर अंतिम यूनानी शासक हर्मियस की प्रतिमा बनी है। कुजल कडफिसस ने महाराजा की उपाधि की। विम कडफिसस कुजल कडफिसस का उत्तराधिकारी। भारत में सर्वप्रथम अपने नाम पर स्वर्ण सिक्के चलाने वाला शासक विम कडफिसस था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक जो यमन से आए और भारत में बस गए, उन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है, शासकों ने चलाए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। विम कडफिसस के सिक्कों से उसके शैव भक्त होने का प्रमाण मिलता है। विम कडफिसस के सिक्कों पर नंदी बैल, त्रिशूल, त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा उत्कीर्ण थी। विम कडफिसस ने महाराजा व राजाधिराज की उपाधियां धारण की। कनिष्क 78 ईस्वी से 101 ईस्वी कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। राजधानी पुरुषपुर पेशावर। द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क ने देवपुत्र व महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। शक संवत 78 एडी ईस्वी कनिष्क ने अपने राज्यारोहण पर शक संवत चलाया था। रोमिला थापर के अनुसार शक संवत शकों ने चलाया था। भारत सरकार ने शक संवत को स्वीकार किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया। इसी के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यहीं बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो संप्रदायों में बंट गया। कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। इस प्रतिमा में यूनानी ढंग से खड़े व भारतीय ढंग से बैठे बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। कनिष्क ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्क के दरबारी विद्वान नागार्जुन गणितज्ञ पारे का आविष्कार, चरक चिकित्सक, चरक संहिता पुस्तक, पार्श्व बौद्ध भिक्षु, अश्वघोष साहित्यकार, बुद्ध चरित्र पुस्तक अश्वघोष, रेशम मार्ग सिल्क मार्ग। रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का आधिपत्य कनिष्क के नियंत्रण में। रेशम मार्ग कुषाण वंश का सबसे बड़ा आय का साधन था। कनिष्क के समय मूर्तिकला का विकास हुआ। दो शैलियां प्रचलित, मथुरा शैली, गांधार शैली। मथुरा शैली पूर्णतः
भारतीय शैली। विषय हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म। बुद्ध प्रतिमा का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा में ही किया गया। मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध को भारतीय ढंग से बैठे दिखाया गया है। गांधार शैली। विषय गांधार शैली का विषय यूनानी दर्शन था। इसमें निर्मित बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध को खड़े हुए बनाया गया है। इसमें बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। गांधार शैली को सर्वाधिक संरक्षण शक व कुषाण वंश में मिला। सिर विहीन कनिष्क की प्रतिमा मथुरा से प्राप्त। नाटक सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की। मथुरा शैली में निर्मित प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी। कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय मथुरा संग्रहालय। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे गुप्त काल हम 9वें पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 8वें पार्ट में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश और कुषाण वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 9वें पार्ट में गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे और पूरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त काल 319 से 550 एडी। गुप्त काल का आविर्भाव कौशाम्बी में हुआ। गुप्त काल की नींव श्री गुप्त ने डाली थी। गुप्त काल श्री गुप्त संस्थापक घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुबेर नागा कुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह संपन्न हुआ। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया। 57 एडी विक्रम संवत, 78 एडी शक संवत, 319 एडी गुप्त संवत। सोने के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी। समुद्रगुप्त अत्यंत पराक्रमी गुप्त सम्राट था, अतः उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण द्वारा लिखी गई। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई। चंपू शैली गद्य एवं पद्य में लिखी जाती है। बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को
महान संगीतज्ञ माना गया है। उसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रमः लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह वैष्णवी था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। प्रयाग प्रशस्त की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। उपाधियां देव, देवराज, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवश्री, गणार्य, सिंह विक्रम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागराज कुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। वह प्रभावती नामक पुत्री को जन्म दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सबसे बड़ी सफलता शकों पर है। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 405 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान नवरत्न, कालिदास साहित्यकार, धवंतर चिकित्सक, छपड़कर कूटनीतिज्ञ, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, वराह मिहिर, वररुचि, घरटकपरि। कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को महाकवि की उपाधि दी गई। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, विक्रम उर्वशी। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली भारतीय रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर गरुड़ की आकृति अंकित हुआ करती है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 एडी, समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 एडी, कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी। महेंद्रा दिव्य की उपाधि धारण करने वाला पहला सम्राट कुमार गुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। कुल 18 अभिलेख हैं। कुमार गुप्त प्रथम को गढ़वा अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध विहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्रियदर्शी की उपाधियां धारण करने वाले सम्राट अशोक और दशरथ। दशरथ अशोक का पौत्र था। कुमार गुप्त के अभिलेख गढ़वा अभिलेख, करछना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश,
विलसड़ अभिलेख जिला एटा उत्तर प्रदेश, करमदंडा अभिलेख जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश, गढ़वा अभिलेख कुमार गुप्त का अंतिम अभिलेख माना जाता है। कुमार गुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की, मयूर प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दीनार गुप्त काल की प्रमुख स्वर्ण मुद्रा थी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुए। हूण एक बर्बर जंगली जनजात हुआ करती थी जो मध्य एशिया में पाई जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। सभी राजकुमारों में लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण दिया। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश। हूण व स्कंदगुप्त के मध्य संघर्ष का वर्णन। स्कंदगुप्त का संबंध भी सुदर्शन झील से रहा है। स्कंदगुप्त का सौराष्ट्र गवर्नर चक्रपालित था। उसने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने स्वर्ण वर्जिते मुद्राएं जारी की। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 एडी में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला। सर्वाधिक मंदिर गुप्त कालीन हैं। गुप्त कालीन में निर्मित प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर, नचना कुठार मंदिर वराह मंदिर जिला पन्ना मध्य प्रदेश, पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना मध्य प्रदेश, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जिला रायसेन छत्तीसगढ़, उदयगिरि मंदिर। गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में सर्वप्रथम शिखर बनाने का उदाहरण मिलता है। गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिरों में सबसे अलग मंदिर कानपुर के भीतर गांव का कृष्ण मंदिर है, क्योंकि गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिर पत्थर के बने हैं, जबकि यह मंदिर ईंटों से निर्मित है। यह एक कृष्ण मंदिर है। सर्वश्रेष्ठ गुहा मंदिर उदयगिरि मंदिर है। उदयगिरि मंदिर भागवत व शैव धर्म से संबंधित है। उदयगिरि मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। उदयगिरि मंदिर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां निर्मित हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र व बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुहा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है। जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में 16, 17 व 19 गुहाओं की खोज की थी। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण सबसे पहले
सातवाहन वंश के शासकों ने करवाए। इसे 1953 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। अजंता की गुहा संख्या 16 में बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। 16वीं गुहा में ही महाभिनिष्क्रमण को दर्शाया गया है तथा वाकाटक राजा विंध्य शक्ति का उल्लेख आता है। गुहा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। इसमें माता एवं शिशु का चित्र अंकित है। 17वीं गुहा में ही जातक कथाएं अंकित की गई हैं। गुहा संख्या 19 बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बनी हुई हैं। बाघ की गुफाएं कुल संख्या 9। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इनकी खोज 1818 में डेजरफील्ड ने किया। इनकी संख्या 9 है। बाघ की 4 और 5वीं गुफाओं के चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। तो विद्यार्थियों, ये था प्राचीन इतिहास। अब यहाँ से कुछ थॉट्स लिखे गए हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो आइए एक थॉट्स पढ़ते हैं। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे हमें सभी जगह सम्मान मिलता है। तो इस थॉट्स को आप पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा। अपने जीवन में कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारे थॉट्स प्राचीन इतिहास में लिखे गए हैं जो सभी विद्यार्थियों को पढ़कर अपने जीवन में नई नई चीजों को सीखना चाहिए और उसका भली भांति पालन करना चाहिए। एक से बढ़कर एक थॉट्स लिखे गए हैं।